इस बात का तो बहुत दुख होता है साहब कि इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो खाते तो यहां का है लेकिन उनकी निष्ठा पाकिस्तान के जैश से जुड़ी हुई है। वो जैश के कहने पे यहां काम करना चाहते हैं। सर इसमें एक पॉइंट है छोटा सा, अगर आप मैं आ रहा हूं भट्टी साहब, शमून कासमी साहब। हाँ रमेश जी, मैं आपको अभी मैंने सबकी बातों को बहुत गौर से सुना। मैं आप और हम उस राज्य से हैं जिस राज्य की कई मुल्कों से सरहदें जुड़ती हैं। हम उत्तराखंड राज्य के हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तमाम फोर्सेस को अलर्ट पे ला के खड़ा कर दिया है और किसी भी ऐसी गतिविधियों का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारी देश की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, आप यकीन करिएगा कि ऐसे लोग बच नहीं पाएंगे, इसलिए कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया है। वो किसी भी पॉइंट के ऊपर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। मुझे यकीन है अपने प्राइम मिनिस्टर पर, अपने होम मिनिस्टर पर और हमारे अपने उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल पूरी तरह से तमाम फोर्सों को अलर्ट कर दिया है। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो लोग, मैंने पहले भी ये बात कही थी, आपके साथ ही साथ साझा किया था कि पहले दुनिया के इन सारे मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए था जब जैश मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जब ये संगठन रखा गया। ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं और इन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी ये सरकार और कोई भी समझौता। और मैं देश के मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि आपको एक सुर में खड़ा हो जाना चाहिए। आज ये इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। आज ये हिंदू और मुसलमानों का मसला नहीं है, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मसला है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि यह देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। यहां के हिंदू मुसलमानों से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी वो अपने बच्चों से और अपने परिवार से करते हैं। हम एक परिवार हैं, हम अलग नहीं हैं। मैं तमाम डिबेटरों से कहना चाहता हूं कि इस वक्त समय है कि हम उन्हें अलग थलग करें और उन आतंकवादियों को, और मैं कहना चाहता हूं जो अल-फलाह का, आप अल-फलाह की भी इसकी भी इंक्वायरी करिए। ये जो दोनों लोगों का नाम आता है, ये पहले से भी इन्होंने ये जेल में जा चुके हैं। किस तरह के लोगों को वहां कैसी एजुकेशन दे रहे हैं, किसी चीज के ऊपर भी सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं पूरे देश को कि ऐसे आतंकवादी बच नहीं पाएंगे हम किसी भी तरह से, इसलिए कि हमारा देश, हमने बड़ी मुश्किलों से इस देश को आजाद कराया है। यह देश 1200 साल से गुलाम था। प्राइम मिनिस्टर ने जब यह कहा कि हम 1200 साल से गुलाम थे, यकीनी तौर से हम मुगलों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तातारियों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा कोई रिश्ता जो है वो पुर्तगालियों से नहीं है, इंग्रेजों से नहीं है। 1947 के बाद हम अपने देश को खुद चला रहे हैं और 2014 के बाद जो काम 70 साल में नहीं हुआ है वो आज हमारी सरकार काम कर रही है। तो इसीलिए इन्हें पच नहीं पा रहा है। इनके दो मकसद लेकिन वो ये है कि सरकार से असंतोष पैदा करने के लिए, एक तो बेगुनाहों को, कासमी साहब, असंतोष पैदा तब होता है जब हम इस तरह की विचारों पे आपस में लड़ने लगते हैं। आज जरूरत है एकजुट होकर इन गद्दारों के खिलाफ खड़ा होने की, इन आतंकियों के खिलाफ खड़ा होने की जो पाकिस्तान के सुर पे नाच रहे हैं। और रिजवी साहब, ये आप जैसे लोग कर सकते हैं। मैं यही आपके कासमी साहब रुकिए, रिजवी साहब मैं आपके देखिए ऐसा है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने मुल्क के तमाम तंजीमें, रमेश जी एक मिनट, मुल्क के तमाम तंजीमों ने हमेशा कंडम किया है, आतंकवाद का कभी सपोर्ट नहीं किया और आतंकवाद की जो भी सरगर्मियां रही हमेशा देखिए आप साहब ऐसे मत बोलिए प्लीज। हमेशा जो है वो करते रहे कंडम। और मैं नकली लोगों की बात नहीं करता हूं, जो नकली भी हैं, जो स्लीपर सेल भी हैं, जो पाकिस्तान की जबान बोलते हैं, मैं उनकी तो बात ही नहीं करना चाहता। मैं उनकी बात ही नहीं करना चाहता जो पाकिस्तान की जबान बोलते हो, जो अपनी कौम का नहीं होगा वो किसी का नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को तो आरएसएस से निकाला जाए। मैं कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है आरएसएस में ऐसे लोगों के लिए, कोई जगह नहीं है, निकालिए ऐसे लोगों को। बाकी आप जो कह रहे हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ आतंकवाद, मैं तो शेर पढ़ता हूँ कि कायदा शब्बीर का दुनिया को पढ़वाते रहो वरना ये सारा जहां कायदा हो जाएगा।
मैं तो हमेशा कहता हूँ, बोलता हूँ, और मैंने इतनी बार मुर्दाबाद कहा आतंकवाद का। एक बार भी फैज ने कहा, इन आतंकवादियों एक बार भी फैज ने कहा, फैज जो कि पाकिस्तान के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, इसलिए देश के अच्छे मुसलमानों को जो है शक के दायरे में लाना चाहते हैं, लेकिन आतंकवादियों के बारे में जिनका नाम मोहम्मद है, इन लोगों ने जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन बनाया और मुमताज आलम रिजवी सपोर्ट कर रहा है स्टूडियो में बैठकर। बोलो, लेकिन जैश ए मोहम्मद का विरोध करो, हिजबुल मुजाहिदीन का विरोध करो। मैं तमाम तंजीमों से निवेदन करता हूं, तुम क्या करोगे? तुम खुद कर दो, पहले आतंकवाद मुर्दाबाद बोलो, जैश ए मोहम्मद मुर्दाबाद बोलो, हिजबुल मुजाहिदीन मुर्दाबाद बोलो, इकबाल मुर्दाबाद बोलो, जिन्ना मुर्दाबाद बोलो, और भारत माता की जय बोलो। सबसे पहले इस आदमी का टेस्ट लो, भारत का कलमा पढ़वाओ पहले, भारत माता की जय करता हूं। वंदे मातरम बोलने के लिए इसे कहो, जो वंदे मातरम का गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है। ये लोग समझ गए? ये लोग वंदे मातरम कह नहीं सकते, भारत माता की जय नहीं कह सकते, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बैठे में आतंकियों का समर्थन कर रहे हो। एक लफ्ज इस आदमी के मुंह से नहीं निकला, एक लफ्ज इस आदमी के मुंह से नहीं निकला आतंकवादियों के खिलाफ। जो लोग पकड़े गए हैं लाल किले के पास, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकला इस आदमी के मुंह से। दौरा करो, सपोर्ट कर रहे हैं क्या तमाम तंजीमें? अरे तुम खुद बोलो पहले। हमने हमेशा लिखा, तमाम तंजीमें, जब भी तमाम संगठन, तमाम ये तमाम वो दिल में गंदगी लेकर बैठो। ये तुम लोगों का जो गज़वाए हिंद का सपना है बेटा, वो पूरा नहीं होगा, याद रखना। मुमताज आलम रिजवी वो इस्लामिक राष्ट्र बनना था, पाकिस्तान बन गया, सालों ने आतंकवादियों का राष्ट्र बना दिया, आतंकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, आतंकिस्तान अब हिंदुस्तान पूरा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश समझ गए? उत्तर प्रदेश बाबा बागेश्वर तुम जैसों को सबक सिखाने यात्रा कर रहे हैं, हमारा देश है, ध्यान रखना। हमारा देश जो है हिंसावादी है, हमारा देश जंग नहीं चाहता, तुम्हारी घंटे में हैसियत अब दिखाई जाएगी। आप लोगों की वजह से कह रहा हूं, जो दोगली पॉलिसी लेकर के बैठे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। जेबों की और दिलों की भी, जो तुम्हारे दिलों में कीड़ा भरा हुआ है। समून कासमी साहब बोलिए। लोगों से बात ही नहीं करनी है। लेकिन रिजवी साहब, लेकिन एक मिनट फैज साहब रुकिए। रिजवी साहब, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। रिजवी साहब सुनिए मेरी बात। रिजवी साहब, ये बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये बताएंगे आपको कि कैसे करना है। और हम कह रहे हैं कि इतने लोग थे तो कर क्या रहे थे, रोका क्यों नहीं? इतने दिन से क्या कर रहे हो? वहां खाली मलाई खा रहे हो, वहां पे चाट खा रहे हो। अरे कर क्या रहे थे तुम? बात कर रहा है वहां पे अपने देश की ताज़ीम तो नहीं कर सकता, आप लोगों ने नहीं किया, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप करो काम तो नहीं करते हो। खाली सोशल मीडिया को ये इस तरह जबान किसी और से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बेऔर बेगैरत, ये मैं इस तरह जबान इस्तेमाल नहीं करता, खबरदार। ये इस तरह की जबान किसी और से इस्तेमाल करना। भारत माता की जय बोलो। मैं कह रहा हूं तुम्हारे कहने से भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम बोलो, अल्लाह अकबर बोलो। तुम तो मुसलमान हो, अल्लाह अकबर बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ो कलमा। आतंकियों का सपोर्ट करूंगा, कुत्तों की जैसे ये शब्दों का इस्तेमाल हमने क्या कह दी? रिजवी साहब, भाषा को तो अभी आपने क्या वर्ड बोला, क्या कहा? आप बताइए, आपने हमने क्या कहा? आपने अभी क्या बोला? हमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ जो वो बोल रहे हैं तो आप क्यों उस तरह क्यों बोल रहे हैं? ये हर जगह हर टीवी पे यही करते हैं। मैं ये नहीं करता। असली बात तो आपने बताई नहीं कि हम सुधार लाएंगे कैसे, तो आप बड़े आराम से बता सकते। हमने तो कहा बोलो उनके खिलाफ, चलो सब साथ में आओ, मिलो, राजनीति बंद करो। अब और क्या कहें बताओ? तुम्हारी औकात दिखाता रहूंगा। यहाँ का खाओगे तो यहाँ का गाना पड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें खाली सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना है और तुम्हें ओहदा चाहिए, तुम्हें देश से कोई लेना देना नहीं। खुदा हाफिज। लेकिन ठीक है रिजवी साहब नहीं है, लेकिन एक बात फैज साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। फैज साहब चैनल से गए, अभी हिंदुस्तान से भगाएंगे। भारत माता की जय। अभी देखिए हमारा मिशन कामयाब हो गया, एक आतंकवादी भाग कर जा रहा है। फैज साहब ये गलत बात है, किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं। मोहम्मद फैज साहब ये गलत बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। नहीं बोलेगा ऐसा ही फैज साहब, ये शब्दों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को आतंकवादी कह देना ये गलत है। रमेश जी, इसके मैं एक वकार भट्टी साहब कुछ कह रहे, वकार भट्टी साहब।
स्लीपर सेल आतंकवादी चुप कराइए जी को, चुप कराइए। ठीक है फैज साहब अभी रुक जाइए, अभी हमारे म्यूट कीजिए, इसको म्यूट कीजिए। हमारे जम्मू कश्मीर से जो गेस्ट है वकार भट्टी साहब, उन्हें बोलने दीजिए। हाँ भट्टी साहब प्लीज कंप्लीट करिए। मैं आ रहा हूं समून कासमी साहब, वकार भट्टी साहब को बोलने दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं। देश का संविधान किसी को ये इसकी इजाजत नहीं देता, ना देश का कानून इसकी इजाजत देता है कि आप किसी को आतंकवादी बोल दें। वो काम सरकार की एजेंसियों का है, उसके बाद अदालतों का है। और टीवी के ऊपर किसी को बोलना तो आतंकवादी है, माँ बहन गाली देना, इसको हमेशा एज ए नेशनल टीवी चैनल हम ऑडियंस को क्या दे रहे हैं, हम इस तरीके के बीमार लोगों को नहीं बिठाना चाहिए टीवी पे, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके की नफरतें फैलती हैं और भाईचारा बिगड़ता है। ऐसे लोगों को घर में बैठा चाहिए, अपनी बीवी बच्चों के पास बैठना चाहिए। मेरी ये देखो हिंदू है, भट्टी सरनेम सऊदी अरब का है क्या, पाकिस्तान का है क्या? वो एक भट्ट साहब यहाँ बैठे हुए, भट्ट भाटी भट्टी, ये मेरे सब नेम पे आ गया, कहां से समझ सर? देखिए जाहिलों के साथ बात करके आता है, तेरा बाप होगा। फैज साहब नहीं, फैज साहब मैं अब आपको इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे सकता, अब इससे ज्यादा इजाजत आपको नहीं मिल सकती। आप अपने शब्दों का चयन ठीक करिए। आप इस मंच पे आके इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं माफी चाहता हूं। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। आप किसी को आतंकवादी कहते हैं, आप किसी को कुछ भी बोलते हैं, ये गलत है। वकार भट्टी साहब हमारे मेहमान हैं, मैं अपने मेहमानों का इस तरह से नहीं, आप अपनी शब्दावली ठीक करिए फैज साहब, गलत बात है। हम अपने मंच पे इस तरह के शब्दों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। रमेश जी वकार भट्टी साहब उतने सम्मानीय जितने फैज साहब आप मेरे लिए हैं, लेकिन फैज साहब आपको अपने शब्दों का चयन ठीक करना होगा। माफी चाहता हूं, नहीं गलत बात है। मैं भी आपसे डंके की चोट पे कहता हूं, आपको अपनी शब्दावली ठीक करनी होगी। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता राम जी को गाली देकर गया, कहीं नहीं उन्होंने गलत बोला। ये आपने क्या सुना? संभाला आपने? फैज साहब गलत मत बोलिए। फैज साहब समझौता नहीं करेंगे। फैज साहब मैं आपसे निवेदन करूं, एक बार वकार भट्टी साहब, फैज साहब मैं आपसे विनम्र की रिकॉर्डिंग पूरी मैंने देखा। फैज साहब राम को मानने वाले चोर होते हैं, कहा है उसने, उस बदतमीज आदमी ने। फैज साहब उसको एडिट किया भी ना चलाया है, मैंने जब उसको बताया तो उसको बीप कर दिया गया। फैज साहब आपको पता है तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा है? जब आप रामचरितमानस की बात करें, बस एक लाइन में बताऊंगा, निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ये बोला है साहब। रमेश जी मेरा एक पॉइंट, आप उस बात को हटा दीजिए, मुझे भी मालूम है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, क्या मतलब है इसका? निर्मल मन के लोग भगवान को पसंद है, छल कपट प्रपंच करने वाले लोग भगवान को पसंद नहीं है। ये कपटी लोग भारत में खाएं और आतंकवादियों का गाएं, ये भगवान को पसंद नहीं है। भारत का खाओगे तो भारत का गाना पड़ेगा। अरे तो बिल्कुल गाना क्या पड़ेगा, गाना ही चाहिए साहब। ये तो मन का भाव अंदर से होना चाहिए फैज साहब, कोई किसी की जबरदस्ती थोड़ा है। वकार भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। रमेश जी देखिए, हाँ देखिए मैं जम्मू कश्मीर से हूं और मैं एक बात यहां क्लियर सबको कह देना चाहता हूं और ऐसे इंसान को कह देना चाहता हूं जो हम लोगों को कोई सर्टिफिकेट देने की कोशिश करे। मेरे भाई ने 25 गोलियां खाई हैं, जिसको एक पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंट ने मारी थी। मेरे सके कजन को डॉक्टर था, वो भी डॉक्टर था, उसने 25 गोलियां खाकर इस दुनिया से चला जा चुका है और इस दिन वो उसका जनाजा भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोई हमें सर्टिफिकेट दे रहा है ना कि तुम कौन हो, मेरे घर को टेररिज्म ने खत्म किया, हमारे भाई को आतंकवाद ने मारा है। मुझे जो ये बताया बंदा जो देशभक्ति की बड़े बड़े गाने गा रहा है, सॉन्ग गा रहा है और बकवास कर रहा है, गालियां दे रहा है, अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, ये कब आया लाइन ऑफ कंट्रोल पे? कब आकर इसके भाई ने, इसके पूर्वजों ने, किसी ने गोली खाई है? ये मुझे बताए। किसी को अब्यूज लैंग्वेज बोलता है, किसी को देशद्रोही बोलता है, किसी को आतंकवादी बोलता है। आपके भाई ने, आपके बाप ने, आपकी मां ने गोलियां खाई पाकिस्तान की मिलिटेंटों की? नहीं खाई ना? तो आज के बाद जबान मत खोला कर उस इंसान के सामने जिस इंसान ने जख्म देखा हो, जिस इंसान ने दुख देखा हो, जिस इंसान ने मारे खाई हो, ऐसे इंसानों के सामने ऐसी बकवास करने की कोशिश मत करना। किसी भी बाप, किसी भी भाई ने हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं किए हैं और ना भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगाए हैं। किसने नहीं किया? हमारे भाई ने नहीं किया। हम हाई प्राउड, हम फख्र करते हैं कि हम इंडियन हैं। हम आपकी तरह किसी को खुश करने के लिए बात नहीं करते, हम अपने दिल से करते हैं। क्योंकि मैं अभी बताऊं, मैं पब्लिक एक बार वकार भट्टी साहब को कंप्लीट करिए, मैं आ रहा हूं।
30 मिनट रुकिए। मैं अभी आया हूँ 8 महीने के बाद जेल से, पीएसए में। एक 60 सेकंड मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की जुडिशरी को कहीं लगा, हिंदुस्तान के कानून को लगा कि कहीं मैं गलत था, तो उन्होंने मुझे जेल में बंद किया और मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर वापस आया हूं। अपने दिल से बोल रहा हूं कि मैं इंडियन हूं, और मैं वो इंडियन हूं जो देश को तरक्की चाहता है, जो देश को आगे बढ़ना चाहता है। बहुत बढ़िया वकार भट्टी साहब, आपकी बात आ गई। एक बड़ी खबर उसके बाद आ रहा हूं, समन कासमी साहब और अंबर जैदी जी में आ रहा हूं। देखिए, ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत पुराना है और इस पे काम करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिबेट में बहुत गहमा गहमी और बहुत ज्यादा एकदम हीटेड डिबेट हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिव और सीरियस टॉपिक पर हम यहाँ पर चर्चा के लिए बैठे हैं, तो हमें ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं एक डायलॉग की आवश्यकता है। ऐसे हम चिल्लम चिल्ली मचाएंगे और हम खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इससे कोई भी मसला या कोई हल निकलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कश्मीर को लेकर, आप ये तो मानेंगे ना कि हमें जब हम बातचीत करें अपने शब्दों का चयन अच्छा करना चाहिए, अपने दूसरे पक्ष के लिए भी अच्छी बात कहनी चाहिए। बिल्कुल, हमें रिस्पेक्टफुली अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहिए और दूसरे को भी इज्जत के साथ बात के रखने देना चाहिए। लेकिन सवाल ये, वकार भट्टी साहब आज बड़ी अच्छी बातें करें, लेकिन उसके पहले भी हमने इनका रुख देखा है। मेरे साथ इन्होंने बड़े सारे डिबेट्स किए हैं और मुझे इनका पहला वाला भी रुख याद है। और आज आप अगर कश्मीर में जो आतंकवाद की बात करें, तो कश्मीर में आतंकवाद भी कश्मीरियों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स थे उनको यहाँ पर घुसने दिया, रहने दिया, पनाह दी, तभी वो यहाँ पर फल फूल पाए। तो आप लोग कोई एहसान नहीं कर रहे। जो कहते हैं ना, जो बोते हैं वही काटना पड़ता है। आप सबको अब जो जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, तभी चीजें सही हो पाएगी। कश्मीरी है, अब डॉक्टर यहाँ पर हमने ही मारे खाई हैं, हमने ही गोलियां देख खाई हैं, तो आपने नहीं खाई थे। वो आतंकवादी कौन लेके आया था? कौन बरगलाया गया था? आज भी पाकिस्तानियों के हाथों कश्मीरी बरगलाए जा रहे हैं। सरकारों से पूछिए, वहाँ की हिस्ट्री चेक कीजिए, आप किताब को पढ़िए, अब मुझे मत पूछिए। पहले आतंकियों को 87 किसने कराया था? देखिए 87 किसने कराया था? अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि सारा कुछ भूल के आपको बहुत अच्छा बिठाकर बनाकर सर पे रख लिया जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। आप सबको जो आज आप जिस शिकायत कर रहे हैं देश और समाज की, मैडम जी मुझे आपका पता है, और आप हम टेररिज्म के आगे सुनिए, हमको सुनना पड़ेगा क्योंकि इतने वर्षों में कुछ हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये जस्टिफाइड नहीं है? लोगों का गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है। जो कश्मीर में कॉलेजेस में फंडिंग हुई, मंदिर ट्रस्ट भी फंड कर रहा है बच्चों को पढ़ाई करने में, तो आप कह रहे हैं कि बच्चों, आप सिर्फ मुसलमानों को, मुसलमान को एहसान कर रहे हैं इस देश में रहकर। हम सब बराबर भारतीय हैं। अगर कहीं पे समस्या है तो हमें अनबाइज्ड होकर, एक भारतीय होकर हम समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। समस्या वहां भी है जहां गाय के ऊपर लिंचिंग होती है, समस्या वहां भी है जहां समस्या हर जगह है, लेकिन समस्या की जड़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप जिंदगी आगे तो आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मजलूम बन गए। इतने सालों की समस्या को भी आपको एक्सेप्ट और एड्रेस करना पड़ेगा कि कश्मीर में आतंक की जड़ क्या है। कश्मीर में आपको लगता है कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो सरकार ने इतनी मेहनत की है, अगर आप सुनना चाहते हैं कश्मीर में टेररिज्म कहां से आया, तो मैं इतनी सारी वेलफेयर स्कीम चलाई, उसके बाद भी अगर कश्मीरी रेडिकलाइज हो रहा है तो समस्या एक लाइन में समझना है, जो भारत के खिलाफ काम करेगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप यहां रह के पाकिस्तान की नहीं गा सकते, आपके जैश से संपर्क नहीं हो सकते साहब, जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। कासमी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ रमेश जी, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, अपने देश के अंदर रिफॉर्म हुआ है, कश्मीर के हालात भी सुधरे हैं। लोग ये नहीं चाहते कि हालात सुधरें। मैं आज ये आपसे कहना चाहता हूँ, जो मैंने पहले कहा था कि देश की एकता और अखंडता हमारे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ है, और सारे लोगों को नहीं, ये वो लोग नहीं चाहते जो अपने देश के अंदर अमन नहीं चाहते। और पूरी दुनिया में आज हमारी सरकार ने जो परचम लहराया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो संदेश दिया है पूरे देश को, आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उससे पूरी दुनिया पचा नहीं पा रही है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन आतंकवादियों ने जिस तरह से, मुट्ठी भर लोग हैं, और इन मुट्ठी भर लोगों ने जिस तरह से हमारे कासमी साहब, ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, रोज धरपकड़ जो हो रही है, नए नए नाम आ रहे हैं। हम इस गलतफहमी में अब ना रहे कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है जो इंटरस्टेट काम कर रहा है साहब। नहीं, सुनिए, अरे नहीं,
रमेश भट्ट, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो अल-फलाह के जिम्मेदार हैं, इनका पहले से भी किरदार जो है बहुत मजरूह है। बहुत इन्होंने लोगों से, ये जिस तरह से इन्होंने एक बैंक बनाया था, उसकी भी इंक्वायरी मेरे ख्याल से अब सरकार करेगी, ताकि जो है ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जिस तरह से इन्होंने जिन आतंकवादियों, जिनकी ये, मैं तो हैरत ज़दा हूं इस बात के ऊपर कि एक जो आप बात कर रहे थे कि पढ़े लिखे लोग इस तरह से मुलव्विस हो रहे हैं, तो ये पढ़े लिखे लोग ही तो अनपढ़ों को गुमराह कर रहे हैं। ये सरकार के प्रति असंतोष पैदा करने का एक षड्यंत्र है। सरकार जिस तरह से निष्पक्ष तौर से तमाम योजनाओं के अंदर सबको शामिल कर रही है, तमाम वर्गों का विकास कर रही है, देश आगे बढ़ रहा है, ये वही साजिश का हिस्सा है। और इसमें पूरी दुनिया के जितने, लेकिन समून कास्पी साहब, इस समय भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ी हुई है और जाहिर है हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम करेगी। केवल हमें सीमा पार से भी जो लोग हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उन पे भी नजर रखनी है, और भारत के अंदर जो लोग भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें भी चिन्हित कर उन्हें भी कानून के दायरे में लाने की जरूरत है। बहरहाल मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं चर्चा के लिए। और फैज साहब, आपसे व्यक्तिगत निवेदन करता हूं कि आप जैसे व्यक्ति को अपने शब्दों के चयन पे बहुत सोचना होगा सर। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।